अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम इंट्रोडक्शन टू सेट जो है वो टॉपिक पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये टॉपिक करवाया था जिसमें मैंने सेट की डेफिनेशन के बारे में बताया था, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं उनके बारे में बताया था, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद डिफरेंट एग्जाम्पल से मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी थी। यहाँ पे टोटल मैंने 10 एग्जांपल्स लिखी थी और मैंने कोशिश की कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से क्लियर किए जाएं कि कौन सी जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड होगी और कौन सी जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड नहीं होगी। और ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे करने के लिए कि इनको आप खुद ऑब्जर्व करें कि ये जो दोनों एग्जांपल्स हैं क्या ये वेल डिफाइंड हैं और क्या ये वेल डिफाइंड नहीं है। रीज़न भी आपने बतानी होगी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो उसके बाद ये देखें, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे कि नोटेशन ऑफ ए सेट, एक सेट को हम किस तरह से जो है लिखते हैं और कौन कौन से मेथड हैं एक सेट को रिप्रेजेंट करने के, ठीक है। तो अगर आपने वो पीछे वाला जो पहले वाला लेक्चर है ना वो नहीं सुना, तो वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका जो है लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके विज़िट कर सकते हैं। कोशिश करेंगे पहले वो पहले वाला लेक्चर अच्छे से क्लियर करें और फिर इस लेक्चर पे मूव करें। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम पढ़ेंगे नोटेशन ऑफ ए सेट, एक सेट की नोटेशन क्या होती है, किस किस तरह से लिखते हैं, फिर इसके अंदर जो नंबर्स आते हैं वो कैसे होते हैं, फिर हम पढ़ेंगे कि एक सेट को हम एक्सप्रेस किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। नोटेशन ऑफ ए सेट, सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल अल्फा, कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यानी सेट्स को जब भी हम लिखेंगे ना कैपिटल लेटर से लिखेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। ये जैसे देखिए मैंने एक सेट लिखा हुआ है और उसका नाम मैंने ए लिखा है, यहाँ पे बी लिखा हुआ है और यहाँ पे इसका नाम सी लिखा है। तो आप देख सकते हैं तीनों के नाम कैपिटल लिखे हुए हैं। नेक्स्ट देखें, द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। अब ये वर्ड जो एलिमेंट है, पहले हम ये समझते हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स और मेंबर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे कि एक आपका घर है, उस घर में जितने भी लोग रहते होंगे उस घर के क्या होंगे, मेंबर्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे, फैमिली मेंबर्स होंगे। इसी तरह एक सेट के अंदर, जैसे देखें इस सेट के अंदर जितने भी कितने नंबर लिखे हैं, टोटल 3, कौन कौन से, ए ई एंड आई, वो इस सेट ए के क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। इसी तरह ये देखें बी सेट में ये ट्राइंगल है, ये सर्कल है, ये रेक्टेंगल है, तो ये भी क्या होंगे इस सेट के एलिमेंट। इस तरह ये 1 2 3 4 5 ये सेट सी के एलिमेंट्स हैं। इनको हम मेंबर्स भी बोलेंगे, ऑब्जेक्ट्स भी बोलेंगे और एलिमेंट्स भी बोलेंगे, ठीक है। आगे देखें सेकंड पॉइंट, ऑब्जेक्ट में भी ऑब्जेक्ट्स में भी नंबर्स भी हो सकते हैं, नेम्स भी हो सकते हैं, सिंबल्स जैसे मैंने यहाँ पे सिंबल्स बनाए हैं वो भी हो सकते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स भी हो सकती हैं, ठीक है। वो सिंबल भी हो सकते हैं और ये जैसे ये मैंने ज्योमेट्रिकल शेप्स बनाई हुई हैं वो भी हो सकते हैं, ठीक है। तो नोटेशन दोबारा से मैं रीड कर देता हूँ कि क्या मैंने समझाया। सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, सेट को हमेशा हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, के सेट के जो एलिमेंट्स होंगे आर रिटन इन दी कर्ली ब्रैकेट्स, उनको कर्ली ब्रैकेट्स में लिखेंगे। अब हमने 2 3 तरह की ब्रैकेट्स पढ़ी होती हैं, ये वाली ब्रैकेट्स पढ़ी होती हैं, फिर ये पढ़ी होती हैं और ये वाली पढ़ी होती हैं। हमने 5 क्लास तक ये पढ़ा होता है, हमने 5 6 7 सारी क्लासेस में, ठीक है। आई होप कि ये आपको पता होगा कि इन ब्रैकेट्स को क्या कहते हैं और किस और इनमें से पहले किसका सॉल्व करते होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एंड सेपरेटेड बाय कोमास। अब देखें एक एलिमेंट लिखा फिर कोमा लगाया, फिर दूसरा एलिमेंट लिखा फिर कोमा लगाया, फिर तीसरा, और यहाँ पे भी इसी सीक्वेंस में। तो जब भी हमने किसी सेट को लिखना है तो उसे कैपिटल लेटर से लिखना है, उसके एलिमेंट्स को सेपरेट करके लिखना है कोमा की मदद से, और उसके साइड्स पे कर्ली ब्रैकेट्स लगानी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जी। अब देखें जी, नेक्स्ट मैंने ये लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे साइन लिखा हुआ है ए, और ये मैंने जो ई साइन लिखा हुआ है, ठीक है। ये ई जैसा आपको लग रहा है लेकिन ये ई नहीं है। ई ये जो साइन है इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन बोलते हैं, और ये ग्रीक लेटर होता है, ठीक है, ग्रीक लेटर, और इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। तो यहाँ देखिए इसको हम पढ़ेंगे ए बिलोंग टू ए, यानी ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। इसी तरह ये जो मैंने ट्राइंगल बनाई हुई है, ट्राइंगल इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, या ट्राइंगल बिलोंग्स टू सेट बी, ठीक है। और 4 बिलोंग टू सी, ये देखें 4 के अंदर, और अगर उस सेट के अंदर मौजूद ना हो, जैसे देखें 6 डज नॉट बिलोंग टू सी, और इसी तरह यू डज नॉट बिलोंग टू सेट ए।
ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। ये सम टाइम एमसीक्यू में आ जाता है कि बताएं ये जो लेटर है इसका मीनिंग क्या है, ये जो लेटर है इसका मीनिंग क्या है, इसलिए ये बताना ज़रूरी था। ठीक है। एक तो होता है ना वर्डिंग में हम लिखें, यानी वर्डिंग में इस तरह से लिखें, मैं लिखूँ वन बिलोंग्स टू सेट ए। अब ये देखें ये कितना लेंथी बन गया, लिखने में कितना टाइम लगा। ठीक है, जल्दी भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये देखें एक शॉर्ट वे है कि आप इस तरह लिख दें वन बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें एक्सप्रेसिंग ए सेट। किसी भी सेट को एक्सप्रेस करने के कितने मेथड हैं। जैसे देखें, आपको एक छोटी सी मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपका अपना नाम है, उसको हम इंग्लिश में किसी और तरीके से लिखते हैं, उर्दू में किसी और तरीके से लिखते हैं। इसी तरह अगर किसी और लैंग्वेज में लिखेंगे तो वो और मेथड से लिखा जाएगा। इसी तरह सेट्स को भी लिखने के डिफरेंट वेज हैं। सेट को लिखने के 3 मेथड्स हैं, तो बारी बारी उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है टेबुलर फॉर्म। ये आपने याद रखना है, टेबुलर फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा और मे भी बहुत सारों को नहीं पता हो। रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। अब टेबुलर फॉर्म में हम किसी भी सेट को कैसे लिखते हैं तो ये डिस्कस करते हैं हम। टेबुलर फॉर्म में हमने क्या करना होता है जी। टेबुलर फॉर्म में आप देखें, व्हेन ऑल द एलिमेंट्स, यानी तमाम एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर रिटन विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स, यानी जब हम तमाम एलिमेंट्स को किस में लिखें, कर्ली ब्रैकेट्स में, एंड एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय यूजिंग कॉमर्स। यानी फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ 1 2 3, तो ये जो मैंने सेट को लिखा है ना, इसको बोलेंगे टेबुलर फॉर्म। अच्छा, इस तरह अगर मैं लिख दूं ए ई आई ओ एंड यू, तो ये मैंने किस मेथड में लिख दिया, उसको टेबुलर फॉर्म में या टेबुलर मेथड में। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म भी। अब जी नेक्स्ट चलते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड पे, कि डिस्क्रिप्टिव मेथड या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है। जैसे आपको वर्ड से ही आइडिया हो रहा होगा, डिस्क्रिप्टिव वर्ड निकला है डिस्क्राइब से। डिस्क्राइब मीन हम उसको बयान करेंगे, यानी वर्डिंग में लिखेंगे। अगर आप उर्दू मीडियम पढ़ रहे हैं तो आप उर्दू में लिखेंगे, अगर आप इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं तो आप इंग्लिश में लिखेंगे। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन, ये डेफिनेशन आपने याद नहीं करनी, अपने माइंड में इनके कॉन्सेप्ट्स रखने हैं, ताकि अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्क्रिप्टिव या टेबुलर या सेट बिल्डर नोटेशन क्या होती है तो आपको उसके बारे में पता हो। देखिए, व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, ये देखें वर्ड्स, जैसे मैंने डिस्क्राइब का मतलब किया कि उसको बयान किया जाए। जब तमाम एलिमेंट्स को वर्डिंग में डिफाइन किया जाए तो उसको क्या कहते हैं, ये कौन सी फॉर्म है, डिस्क्रिप्टिव। देन इट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कहूँ n इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अब ये मैंने वर्डिंग में लिखा है, ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इसी तरह मैं कह देता हूँ ए द सेट ऑफ वॉवल्स। ठीक है, तो ये मैंने सेट को किस तरह से लिखा है, वर्डिंग में, और वर्डिंग में लिखने वाले मेथड को क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म या डिस्क्रिप्टिव मेथड। नेक्स्ट मूव करते हैं जी सेट बिल्डर फॉर्म। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और ये एक ऐसी जो है फॉर्म होती है जो कि अक्सर पेपर में जब क्वेश्चन आता है इसी फॉर्म में दिया जाता है। वैसे पेपर में आपको क्वेश्चन इन दोनों फॉर्म में से किसी एक में से आ जाए, या तो टेबुलर फॉर्म में से और या सेट बिल्डर। ये डिस्क्रिप्टिव में बहुत कम आता है, लेकिन आपको तीनों फॉर्म्स क्लियर होनी चाहिए। ये आपने पहले पढ़ी हुई हैं 6 में भी, 7 में भी, 8 में भी, लेकिन मैं जस्ट उसको जो है रिमाइंड आपको करवा रहा हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ चीज़ों को, ताकि आगे जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ें थोड़े से एडवांस लेवल पे तो उसमें हमें हेल्प हो। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग मैथमेटिकल नोटेशन। यानी अब इसमें क्या था कि हम कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते थे और कॉमा लगा के सेपरेट करते थे एलिमेंट्स को। इसमें क्या करते थे, वर्डिंग में लिखते थे। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि आप उसको किस तरह से लिखें, मैथमेटिकल नोटेशन। अब मैथमेटिकल नोटेशन कुछ मैं आपको बता देता हूँ जो कि आपने अपने माइंड में रखनी है। इसमें ये एक साइन होगा, जिस तरह ये स्ट्रेट लाइन लगी हुई, इसका मतलब होगा सच दैट। ठीक है, फिर ये वाला साइन होगा, इसका मतलब होगा और। अगर हम इसको इस तरह से लिखेंगे इसका मतलब होगा एंड। और ये जो साइन ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसका मतलब होगा बिलोंग्स टू। क्या मतलब होगा इसका, बिलोंग्स टू। ठीक है, ये कुछ साइंस हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। फिर उसके अलावा ये साइन है, आपको पता हो, ये ग्रेटर देन का साइन है। ठीक है, उसके बाद ये लेस देन का साइन है। ठीक है, उसके बाद जी ये ग्रेटर देन, और ये आपके पास कौन सा साइन है, ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसी तरह ये वाला साइन आप ले लें, लेस देन और इक्वल
टू। ठीक है, ये सारे के सारे सिंबल्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, सम टाइम स्टूडेंट को ये जो है इन दोनों साइंस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि इनमें से लेस वाला कौन है, ग्रेटर वाला कौन है। ये देखें, जब इस तरह से नंबर लिखे होते हैं ना, तब तो बहुत इजी होता है कि कौन लेस है कौन ग्रेटर है। हमें पता होता है कि जिसकी तरफ फेस ओपन है वो ग्रेटर है। लेकिन अगर ये नंबर जस्ट साइन लिखा हो, ये देखें ये साइन, तो जो आपके हरूफ तहज्जी में जिसकी शक्ल दाल जैसी होगी, हरूफ तहज्जी तो आपने पढ़े हुए हैं ना, जिसकी शक्ल दाल जैसी होगी वो ग्रेटर का साइन होगा। जिसकी शक्ल इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लेटर सी जैसी होगी वो आपके पास जो है स्मॉलर का साइन होगा। इस तरह से आप इनको माइंड में रख सकते हैं। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिसका फेस, सिर्फ सिंबल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बात नहीं कर रहा, इधर तो लिखा हो तो आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिर्फ सिंबल लिखा हो, सिंबल, ये भी अक्सर एमसीक्यू में पूछा जाता था कि जो ग्रेटर देन और लेस देन है इसका साइन क्या होता है। ठीक है, तो सिर्फ सिंबल लिखा हो जिसकी शेप इस जैसे हरूफ तहज्जी में इस लेटर जैसी होगी, यानी दाल जैसी, और इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सी जैसी जिसकी शेप होगी, वो आपके पास लेस का साइन होगा। और इसको आप इस तरह से भी माइंड में रख सकते हैं, जिसका फेस आपके लेफ्ट हैंड की तरफ ओपन होगा जब वो ग्रेटर का साइन होगा, जिसका फेस आपके राइट हैंड की तरफ ओपन होगा वो आपके पास लेस का साइन होगा। ये सिर्फ सिंबल्स के लिए बता रहा हूँ, ध्यान से याद रखिएगा। अच्छा, आगे देखें, स्टेटिंग ऑल दी प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स गिवन। ठीक है, उसको आप स्टेट करके लिखें इन ए सेट, देन इट इज़ कॉल्ड ए सेट बिल्डर फॉर्म। अब मैं आपको एग्जांपल से इसको जो है क्लैरिफाई करता हूँ। जैसे देखें, ये आपके पास क्या लिखा हुआ है, ए इज इक्वल टू 0 +-2 +-4, इस तरह। अगर आप गौर से देखें तो ये कौन सा सेट लिखा हुआ है, सेट ऑफ इवन नंबर्स लिखे हुए हैं, सेट ऑफ इवन नंबर्स। अब आपको पता नहीं है ये कहाँ तक एंड होते हैं। अब ये देखें, ये जो मैंने लिखा है ना सेट ऑफ इवन नंबर, ये हमने क्या लिखा है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, और टेबुलर फॉर्म में ये पहले से लिखा हुआ है। हमने लिखनी सेट बिल्डर नोटेशन। अब सेट बिल्डर नोटेशन या सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करेंगे, सबसे पहले उस सेट का नाम लिखेंगे। इन सारे एलिमेंट्स को लिखने के बजाय हम कोई एक इसका नाम रख देंगे, एक्स। मैं कह देता हूँ एक्स कोई एलिमेंट है, ठीक है। फिर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू, किससे बिलोंग कर रहा है, ये कौन सा सेट था, सेट ऑफ इवन नंबर। तो आपने ये लिख दिया। तो ये देखें कितना सिंपल है। ठीक है, एक हमने टेबुलर फॉर्म पढ़ ली, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्टिव फॉर्म पढ़ ली, और अब जो है कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। ठीक है, ये भी मैं आपको लिख के दिखा दूँ। अब इसको पहले देखें कि लिखा क्या हुआ है। ऐसा सेट जो कि 0 से स्टार्ट होता है, आपने पढ़ा हुआ है, वो होते हैं सेट ऑफ होल नंबर। वैसे तो 0 से ये भी स्टार्ट होता है, लेकिन इसमें 2 के डिफरेंस से नंबर आते हैं। यहाँ पे देखें, अब ये कंसेक्टिव नंबर आ रहे हैं, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, ये। ठीक है, अब ये होल नंबर का सेट है, और ऐसे होल नंबर हैं जो कि 15 तक लिखे हुए हैं। ठीक है, अब आप इसको 2-3 तरह से लिख सकते हैं। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। आप लिखेंगे, इन सारे एलिमेंट्स का पहले कोई नाम रख लेते हैं। मैं कह देता हूँ ये सारे एलिमेंट्स का नाम है एक्स। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू डब्ल्यू, यानी एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जो कि किस सेट से बिलोंग कर रहा है, होल नंबर से। डब्ल्यू मीन होल नंबर्स। एंड, ये वाला साइन आपको मैंने बताया था एंड का। एंड एक्स इज लेस देन 16, यानी इसको आप कह सकते हैं द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 16। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया। फिर देखें, इसको आप एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू डब्ल्यू एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 15, यानी ऐसे तमाम नंबर जो 15 से लेस भी हैं और 15 भी उनमें शामिल है, उन तमाम एलिमेंट्स का सेट लिखा गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है नोटेशन भी पढ़ ली, सेट को किस तरह से डिनोट किया जाता है। फिर उसके बाद जी एक्सप्रेसिंग ए सेट, इसकी तीनों फॉर्म भी पढ़ ली। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स पढ़ते हैं जो कि आपको ज़ुबानी याद होने चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चैप्टर को अच्छे से सीखने के लिए। सम टाइम ये होता है कि आपको सेट्स का बस नाम दिया जाता है, तो आपने उसको ही जज करके वो सेट लिखने होते हैं। अच्छा, सबसे पहले जी हमने जो टॉपिक नंबर 1 पढ़ा था, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहली वीडियो में वहाँ पे मैंने आपको कलेक्शन बताया था। ठीक है, कलेक्शन क्या होती है, कलेक्शन बताया था कि ऐसी कलेक्शन जो डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड, इनके बारे में बताया था। अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। ये अक्सर क्वेश्चन है जो कि स्टूडेंट्स के माइंड में आता है, जिसमें स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए कलेक्शन एंड ए सेट। जैसे कि मैंने सेट की डेफिनेशन में कहा कि सेट बजाते खुद एक कलेक्शन है। मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला वर्ड जो सेकंड वर्ड है मैंने लिखा, और कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट, यानी सेट क्या होती है, कलेक्शन होती है। तो अब यहाँ पे देखें, आपसे पूछा जा रहा है बताएं कलेक्शन में और सेट में क्या डिफरेंस होता है। एवरी सेट इज ए कलेक्शन, हर सेट जो होता है वो कलेक्शन होता है, बट अ कलेक्शन इज नॉट नेसेसरीली अ सेट।
यहाँ पे ये कहा जा रहा है, यानी क्वेश्चन ये था, पहले क्वेश्चन क्लियर करें आप अपना कि कलेक्शन और सेट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये है कि हर सेट कलेक्शन होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर कलेक्शन भी सेट हो। कैसे? अब ये देखें, आपको जब मैंने पहले लेक्चर में ये एग्जांपल दी थी काफ़ी सारी, तो ये सारी की सारी क्या थी, ये 10 कलेक्शन थी, लेकिन इनमें से जिन पे मैंने टिक लगाया हुआ है ये सेट्स थे और बाकी के सेट्स नहीं थे। क्यों सेट्स थे ये? क्योंकि हम सेट उस कलेक्शन को बोलेंगे जो डिस्टिंक्ट भी हो और वेल डिफाइंड भी हो। ठीक है, इस वजह से। तो अब देखें, ओनली वेल, आगे इसकी रीज़न भी लिखी हुई है, बिकॉज ओनली वेल डिफाइंड कलेक्शन आर सेट। ठीक है, कि यहाँ पे पहले तो कहा जा रहा है कि सेट जो है वो कलेक्शन होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर कलेक्शन भी क्या हो, सेट हो। मैं बार बार इसलिए रीड कर रहा हूँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ओनली वेल डिफाइंड कलेक्शन, ऐसी कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो, सिर्फ वही जो है आपके पास क्या होंगी, सेट्स होंगी। आगे इसकी एग्जांपल देखें, ग्रुप ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स इज ए कलेक्शन। ठीक है, बट इट इज़ नॉट ए सेट। कैसे? अब ये देखें, यहाँ पे कलेक्शन कह रहे हैं और कलेक्शन की चीज़ है गुड क्रिकेट प्लेयर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम गुड क्रिकेट प्लेयर्स कह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है कि किस तरह से हम जज कर रहे हैं कि किस तरह से ये कोई प्लेयर अच्छा है। ठीक है, कोई बैटिंग में अच्छा होगा, कोई फील्डिंग में अच्छा होगा, कोई कीपिंग में अच्छा होगा, यानी पर्सन टू पर्सन चीज़ें वेरी करती जाएंगी। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो है वेल डिफाइंड नहीं है, और वेल डिफाइंड नहीं है जिसकी वजह से सेट कलेक्शन तो है लेकिन सेट नहीं है। ठीक है, आगे देखें, ये कुछ सेट्स हैं जो कि आपने प्रीवियसली भी पढ़े हुए हैं, ये आपको पता होने चाहिए, लेकिन इनमें कुछ मैंने जो है थोड़ी सी चीज़ों को डिटेल लिखा है। आई होप कि वो आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे और पहले आपने नहीं सीखी होंगी। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये तो आपको पता है कैसे नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। ठीक है, काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। और यहाँ पे मैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, उनको आपने अच्छे से समझना ज़रा। काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, और ये 1 2 3 इस तरह से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर्स जैसे कि आपको पता है 0 1 2 3 4। ठीक है, अगर हम नेचुरल नंबर के साथ ज़ीरो को इन्वॉल्व कर दें तो जो है वो होल नंबर्स बन जाते हैं। फिर इंटीजर्स, बहुत ज़्यादा रोल है इनका सेट्स में, मैथमेटिक्स में इंटीजर्स का। इंटीजर्स को जी से डिनोट किया जाता है, कैपिटल जी से। आपको इनके सिंबल्स भी पता होने चाहिए, इनके एंट्रीज भी पता होने चाहिए, 0 +-1 +-2 और अप टू सॉन। और इसको अगर हम एक्सपेंड करके लिखें तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 0 लिखें, जैसे हम नंबर लाइन नहीं यूज़ करते कि यहाँ पे 0 लिखते हैं, 0 के इस साइड पे पॉजिटिव और इस साइड पे नेगेटिव नंबर, इस तरह से। तो ये मैंने इसको एक्सपेंड करके लिखा है, ये भी फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। फिर पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स तो चलो पढ़ लिए, अब इंटीजर्स में पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? अब पॉजिटिव इंटीजर्स वो होंगे, आपने इसको इस तरह से याद रखना है, विद पॉजिटिव साइन, यानी ऐसे इंटीजर जिनके साथ पॉजिटिव साइन होता है। हमें पता है जब भी किसी नंबर के साथ कोई साइन नहीं होता तो उसके साथ कौन सा साइन होता है? पॉजिटिव। तो 1 2 3। अब क्या बोला, ये सेट हम ऊपर नहीं पढ़ के आए, तो आपने ये भी याद रखना है कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनको हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। ये अक्सर एमसीक्यूज में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। आपको अच्छे से पता है कि फेडरल बोर्ड में जो है सेलो बेस्ड चीज़ें पूछी जाती हैं, तो वो इसी तरह घुमा फिरा के फिर पूछते हैं, और इसको जी पॉजिटिव से डिनोट किया जाता है। फिर उसके बाद आप आ जाएँ जी, नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, अब नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं कि ऐसे इंटीजर जिनके साथ क्या हो, नेगेटिव साइन हो। ठीक है, नेगेटिव साइन जिनके साथ हो, तो इनमें आगे इसको जी नेगेटिव से डिनोट करेंगे, -1 -2 -2। यानी कि अगर आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ना, उन सारे नेचुरल नंबर के साथ अगर आप नेगेटिव लगा दें तो वो आपका क्या बन जाएगा? नेगेटिव इंटीजर्स। उसके बाद देखें नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव का मतलब है कि ऐसे तमाम इंटीजर, ये मैं यहाँ पे इसका मीनिंग लिखता हूँ, विदाउट पॉजिटिव साइन, यानी आपने ऐसे तमाम इंटीजर्स बताने जिनके साथ पॉजिटिव साइन नहीं है। तो इसमें 0 भी आएगा, -1 भी आएगा, -2। अब अक्सर स्टूडेंट ये समझ होते हैं कि नॉन पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे नेगेटिव है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। नॉन पॉजिटिव का मतलब ऐसे इंटीजर्स आपने बताने जिनके साथ पॉजिटिव साइन ही नहीं है, तो वो 0 भी आएगा, क्योंकि 0 आपको पता है ना ही पॉजिटिव कैटेगरी में आता है ना ही नेगेटिव कैटेगरी में आता है। उसके बाद देखें नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब नॉन नेगेटिव का मतलब ऐसे इंटीजर लिखने हैं जिनके साथ विदाउट नेगेटिव साइन, यानी जिनके साथ जो है नेगेटिव साइन नहीं आएगा। ठीक है, इनके सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई सिंपल नहीं, इस वजह से मैंने नहीं लिखा। तो इसमें आएगा 0 1 2 3। अगर आप गौर करें, क्या ये सेट ऑफ डब्ल्यू नहीं है आपका, सेट ऑफ होल नंबर ये वाला? ठीक है, तो आज ये भी आपने याद रखना है कि जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं उनको हम सेट ऑफ होल नंबर्स भी कहते हैं। उसके बाद देखें प्राइम नंबर्स, ऐसे नंबर जिनके एग्जैक्टली
2 फैक्टर्स हों, ठीक है, 2 फैक्टर हों, उनमें 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7। चैप्टर 1 में भी ये चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की हुई हैं। प्राइम नंबर जिनको कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। फिर ओड नंबर, हमने पहले जो ओड नंबर पढ़े होते हैं वो ये पढ़े होते हैं क्लास 6, 7, 8 तक, 1, 3, 5, 7, यानी सिर्फ पॉजिटिव वाले। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। इवन नंबर्स ऐसे नंबर जो कि 2 के टेबल पे एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएं, ठीक है, जब हम उन्हें 2 के टेबल पे डिवाइड करें तो उनका जो रिमाइंडर है वो 0 आए, तो इसको कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, 0 +-2 +-4। इस कंपोजिट नंबर इनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर तो वो होते हैं ना जिनके 2 फैक्टर हों, मोर देन 2 फैक्टर्स, इनको हम प्राइम नंबर्स बोलेंगे, ठीक है। इसमें 4 आ गया। 4 जैसे कि आपको पता है 4 1 के टेबल पे भी होता है, 2 के टेबल पे भी डिवाइड होता है और 4 के टेबल पे भी, ठीक है। ये देखिए मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, यानी 3 है। अच्छा, क्यू सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर की आपको डेफिनेशन पता है, ऐसे नंबर जिनको हम पी डिवाइड बाई क्यू की फॉर्म में लिखें, सच दैट पी एंड क्यू बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स एंड, ये सिंबल अभी आपको समझा, एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। फिर उसके बाद क्यू प्राइम या क्यू डैश भी आप कह सकते हैं, सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स। इररेशनल नंबर एक्स सच दैट एक्स नॉट इक्वल टू पी डिवाइड बाई क्यू, यानी ऐसे नंबर जिनको हम पी डिवाइड बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और पी और क्यू क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। फिर आर इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, और सेट ऑफ रियल नंबर को आपने ऐसे भी याद रखना है कि इसको अगर हम रैशनल और इरेशनल नंबर्स का जो यूनियन लें तो सेट ऑफ रियल नंबर्स हमारे पास आते हैं, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू क्यू और एक्स बिलोंग टू क्यू प्राइम, ठीक है। ये सारे के सारे जो सेट्स हैं ना, ये आपको पता होने चाहिए। इनमें से कुछ बुक में लिखे हुए, कुछ नहीं लिखे हुए, तो सारे आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है कि मेरी समझाने की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो, लेकिन आपको पता है यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, उसकी सेटिंग में इस तरह की स्पेसिफिकेशन है कि आप जो है, अगर आपको लग रहा है कि एक टीचर स्लो पढ़ा रहा है तो आप उसको जो उसकी प्लेबैक स्पीड है वो तेज़ भी कर सकते हैं, और इसी तरह आप लो भी कर सकते हैं, ठीक है। वो आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको आज मैंने कोशिश की है कि और भी ये सेट के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड चीज़ों को कवर किया जाए, लेकिन फिर भी अगर किसी टाइप में आपको कोई कन्फ्यूजन है, आप कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछें। और अगर आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही हैं, अच्छे से समझ आ रही हैं, और आपने पहले ये चीज़ें कभी भी नहीं पढ़ी, या आपको नहीं पता था, या अगर पता था तो इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं पता था, तो आप वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे पहले मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड एक वीडियो बनाई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका जो है लिंक गिवन है। हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं इस तरह से जो वीडियोज़ है वो एडजस्ट करूँगा कि उसमें आपको दोनों वीडियोज़ मिलेंगी, एक उससे प्रीवियस भी और एक उससे नेक्स्ट भी, ठीक है, ताकि आपको जो है 1 बाय 1 और टॉपिक किस तरह से हम पढ़ रहे हैं, जिस तरह से मैं टीच कर रहा हूँ, वो सारा आपको पता चलता जाए, ठीक है। यानी कि इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे वो डिस्क्रिप्शन में जाके आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि जो वीडियोज़ हैं, मतलब आपको इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन चाहिए तो वो कोई और क्वेश्चन निकल आए, तो इस तरह नहीं होगा, ठीक है। और अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो वीडियोज़ को ज़रूर लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ भी जो है इन वीडियोस को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ेंगे सेट से रिलेटेड।